गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हर साल 18 मई को ही मनाया जाता है। ये जो दिन है ये किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या रही इस बार की? संग्रहालयों की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। अच्छा, म्यूजियम से आपको याद आएगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताओ कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे हम 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करते हैं, तो यहाँ से लिंक करके एक डे मैंने आपको और याद करवाया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। और कैसे याद करा था हमने कि कोई भी एक डे याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि आपने संग्रहालय दिवस याद रख लिया, 18 मई को मनाया जाता है। और हेरिटेज डे कैसे याद रखो भाई? संग्रहालय में क्या रखते हो आप? विरासत वाली चीज़ें रखते हो। तो पहले विरासत वाली चीज़ें आई थी, फिर संग्रहालय बने। तो इससे जस्ट एक महीने पहले यानी कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस आपने मनाया। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, हर बार रिवाइज करते हैं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार फिर करेंगे। याद है तो साथ साथ बोलना। 1 मई को 3 डे मनाए थे, उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि मई के पहले संडे को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया इस बार, जो कि मई के पहले ट्यूसडे को होता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को एक तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। और नेशनल डेंगू डे ये भी हमने 16 मई को मनाया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया। और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में भी मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने अभी मई में मनाए, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। किस चीज़ का अच्छा मौका है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। क्यों? क्योंकि 19 मई 2022 तक आपको इसके सभी कोर्सेज पे 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे जब भी कोई अच्छी स्कीम वगैरह आती है, कोई भी अगर फ्री कोर्सेज आते हैं या फ्री कोई चीज़ आती है या कोई डिस्काउंट वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी अगर यहाँ से आप कोई परचेज करते हैं कोई कोर्स, तो आपको उस पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है? उसे बाय करने से पहले कोड यूज़ करना है अपना क्रैक एग्जाम 10 का। तो आपको अभी 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी अभी कुछ समय बाद अनअकैडमी प्राइस को हाइक करने की बात कर रहा है। तो अगर आपने मन बना रखा है किसी अच्छे टीचर से पढ़ने का, तो ये अच्छा मौका है उस कोर्स को बाय करने का। जब आप किसी कोर्स को बाय करें तो वहाँ पे कोड आपसे मांगेगा, क्रैक एग्जाम 10 आपको टाइप करना है, ये मत भूलना बस। और जम के और मन लगा के पढ़ाई करें। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, बस ये कोर्सेज के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। आपकी पहली सैलरी में ये सब पूरा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका कोड याद रखना, क्रैक एग्जाम 10 है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में हुए 2021 ग्रीष्मकालीन यानी कि समर डेफ ओलंपिक्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। वैसे तो आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 2021 के ये जो समर डेफ ओलंपिक्स हैं, ये इसका 24वां संस्करण है जो अभी हुआ है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और ये वाला तो समर वाला है। विंटर वाला अगले साल होगा 2023 में। कहाँ पे? कनाडा में होगा वो। डेफ ओलंपिक्स मतलब डेफ ओलंपिक्स। जो बधिर एथलीट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सिंपल ओलंपिक्स होता है उसमें नॉर्मल एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं,
पैरा ओलंपिक होता है उसमें पैरा एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें डेफ एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर अभी बात करें तो इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 8 ब्रोंज हैं। और इस तरह से भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। टॉप पे कौन है? टॉप पे है यूक्रेन, 138 मेडल जीते हैं जिसमें से 62 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 38 ब्रोंज हैं। सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे है ईरान। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या रहा? खेल हमारे दिलों से आता है। और इसका शुभंकर मैस्कॉट था रिंग टेल्ड कोटी नीनो, मतलब अनमोल, प्रशंसा के योग्य, हंसमुख, खुश, बहुत भाग्यशाली और शुभ। अच्छा, 17 मेडल जीते भारत ने। इससे आपको कुछ याद आया? अभी जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि मंगोलिया की कैपिटल उलानबत्तोर में हुई थी, वहाँ पे भी भारत ने 17 मेडल ही जीते थे, जिसमें से 1 तो गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज थे। तो वहाँ पे वो 1 गोल्ड किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भारत पदक तालिका में कौन से रैंक पे था? 48 रैंक पे था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और वो 1 गोल्ड कौन लेकर के आए थे? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में। वहीं अगर टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करेंगे तो उसमें भारत पदक तालिका में 24 नंबर पे था। टोटल 19 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज मेडल थे। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, मई 2022 में विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में डॉलर और किसके भारांक को बढ़ाया गया है? तो आंसर होगा युआन। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स आप जानते हो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी होती है, इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वैसे इसमें कौन कौन सी मुद्रा शामिल है ये भी आपको याद होना चाहिए। डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, युआन हो गया और यूरो हो गया। डॉलर तो आप जानते हो यूएस की करेंसी है, पाउंड इंग्लैंड की करेंसी है, येन जापान की है, युआन आपके चाइना की है और यूरो यूरोपियन यूनियन की है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि नवीनतम करेंसी इसमें कौन सी शामिल हुई थी? तो आंसर होगा युआन। ये चाइना की करेंसी है, 2016 में इसको शामिल किया गया था। और याद रखना, युआन को रेनमिनबी भी कहा जाता है। और अभी हम लोगों प्रश्न में क्या पढ़ रहे हैं कि अभी इसमें डॉलर और युआन का वेटेज बढ़ाया गया है। कितना बढ़ गया? देखो, डॉलर का जो अभी तक वेटेज हुआ करता था वो 41.73 परसेंटाइल था, लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 43.38% कर दिया गया। वहीं युआन का वेटेज 10.92% से बढ़ा करके 12.28% कर दिया है। इन दोनों का तो वेटेज बढ़ा है, इसके अलावा बाकी सबका वेटेज घटा ही है। और भारत की करेंसी की बात करोगे, क्या वो भी एसडीआर के बास्केट में शामिल है? तो नहीं, पर इसकी जो वोटिंग होती है उस वोटिंग में भारत का रुपया शामिल है और वहाँ पे उसका कितना हिस्सा है? 2.6% का है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो गया। देखो, आईएमएफ की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 190 और 190वां देश बना था एंडोरा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और जो अभी तक इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट थी, कौन? गीता गोपीनाथ, वो अब इसकी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी हैं। और अब इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन हो गए हैं? पियरे ओलिवियर। ये दोनों करंट अफेयर्स के ही प्रश्न हैं। और याद रखना, आईएमएफ 2 तरह की रिपोर्ट जारी करता है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो आईएमएफ आंसर होगा। और इसी तरह का एक और प्रश्न आया था एग्जाम में कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो उसका तो उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से एक और प्रश्न बनता है कि ट्विंस सिस्टर किन्हें कहा जाता है? इन दोनों को ही कहा जाता है। आपको पता है इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। और ट्विंस सिस्टर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा उड़ीसा। अच्छा, याद रखना ये 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 है। कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसको अभी उड़ीसा ने जीत लिया है। किसको हराया, या यूं कहें कि उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे रहा झारखंड। अब आप ध्यान से सुनना प्रश्न को। ये तो हो गई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, जिसको उड़ीसा ने जीत लिया। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। उसको जीता था हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा करके। तो दोनों को ध्यान रखना, महिला और पुरुष में। महिला वाली को तो जीत लिया किसने? उड़ीसा ने, और पुरुष वाली को हरियाणा ने जीता था। इसमें कंफ्यूज मत होना। और आपको याद है 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण होगा, वो कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में। अभी FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो कि हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको जीत लिया नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके। अभी ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप ये किसने जीता? भारतीय रेलवे ने जीता है आर्मी 11 को हरा करके। और ये हुआ कहाँ पे था? ये भोपाल मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और अभी जो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको लद्दाख ने जीत लिया। और अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके। ये तमिलनाडु में हुआ था। और मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीत लिया जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने जर्मनी को हरा करके ब्रोंज जीता था। और हमारे पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, उन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। अच्छा बताओ, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला? VK पांडियन को। और आप जानते हो कि 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पे। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, ये मणिपुर से हैं। अच्छा बताओ, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ? तो आंसर होगा कोटा राजस्थान। तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, अभी उन्होंने 17 मई को राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण को शुरू किया है। तो इस अभियान में जन सहयोग से 3000 महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट दी जाएगी और हर महीने स्वास्थ्य की जांच की जाएगी उनकी। ये कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है। ये इसका दूसरा चरण है। इसका जो पहला चरण है ये 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान से ही शुरू हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये कहाँ पे शुरू हुई? ये मध्य प्रदेश में। अभी चारा बिजाई योजना ये हरियाणा ने शुरू की है। अच्छा, स्कूल चलो अभियान की बात करते हैं। इसको कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले से। और जीवला योजना ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। और अभी ई अधिगम योजना को शुरू किया था हरियाणा ने ही। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री मितान योजना ये किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ ने अभी कौशल्या मातृत्व योजना को भी शुरू किया था, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजय पीरामल को। तो अभी पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं ये अजय पीरामल, जिनको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार मिला है। इन्हें यूके इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों में सेवाओं के लिए ये पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? अजय पीरामल। अच्छा, आपको इसी तरह से गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति का नाम याद आएगा, जिन्हें 2022 का ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला था। MBE मतलब हॉनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और अभी आपको याद होगा कैमरून के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है सेसिल नदजेबेट, जिनको वंगारी मचाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड मिला था।
और व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नवीन श्रीवास्तव को। तो नवीन श्रीवास्तव ये नेपाल में भारत के राजदूत बन गए हैं। वैसे ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और ये अभी विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे जो अभी विदेश सचिव बन गए हैं। क्या नाम है? नवीन श्रीवास्तव। अच्छा, अभी इरडाई के अध्यक्ष कौन बने? देबाशीष पांडा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार और फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता। वैसे फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अरुण चावला। और संजीव से याद आएगा आपको संजीव बजाज का नाम, अभी 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ये अध्यक्ष बने हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। बताओ ये किस देश के पर्वतारोही है? तो आंसर होगा यूके। तो अभी ब्रिटिश पर्वतारोही है केंटन कूल, जिन्होंने 16वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ऐसे तो आप लोग कहोगे कि ऐसे तो कई लोग उसमें चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, तो सबको पढ़ेंगे क्या? नहीं, सबको नहीं पढ़ेंगे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही ये बन गए हैं। माउंटेन कूल नाम है इनका। नहीं, माउंटेन कूल नहीं, केंटन कूल नाम है इनका, केंटन कूल। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कि एक नेपाली महिला है लखपा शेर्पा। अभी उन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और उन्होंने एक महिला पर्वतारोही के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उनसे पहले हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ने का मेन रिकॉर्ड किसने बनाया? कामेरिता शेर्पा ने। और प्रियंका मोहिते का नाम भी आपको याद होगा, ये महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाली है। अभी 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला? अरुणिमा सिन्हा। वैसे माउंट एवरेस्ट डे कब मनाते हैं? 29 मई को। क्यों? क्योंकि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे, कौन? तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सफल चढ़ाई की थी। और वैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। और जब भी इस तरह का प्रश्न आया है, अभी इसी महीने में मुश्किल से हमने तीन बार ये प्रश्न पढ़ा है, और जब भी ये प्रश्न आया है मैंने आपको हमेशा बताया 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं और किस देश में है ये भी बताया है। तो अभी आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करो कि वो कौन कौन सी है। और अगर आपको नहीं याद या आपने पुराने वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, अभी देखना शुरू किया है, तो अभी एक आध दिन में वीकली वीडियो आ रहा है, तो वहां पे ये सारी मैं चीजें डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप इन चीजों को कवर कीजिएगा। अभी बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताओ, अभी किसे लार्सन एंड टुब्रो के MD-CEO के रूप में नियुक्त किया गया? SN सुब्रमण्यम को। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो के वर्तमान जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट हैं SN सुब्रमण्यम, उनको MD-CEO के रूप में नामित किया है। ये किनकी जगह लेंगे? AM नाइक की जगह लेंगे। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अच्छा, HPCL के भी अध्यक्ष कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। NCERT के अध्यक्ष बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी और इफ्को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। याद रखना, ये नया अपॉइंटमेंट है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे अमेरिका की राष्ट्र विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर कमल बाबा। तो बंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख हैं ये डॉक्टर कमल बाबा, जिनको US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। बाकी आप जानते हो, अभी बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला नारायण प्रधान को। और सरस्वती सम्मान 2021 ये मिला रामदरस मिश्रा को। 31वें नंबर का है ये उनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये भी ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए, अभी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अनुसार विदेशी प्रेक्षण के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पे आ गया। विदेशी प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस, जैसे कि आप गए विदेश में कमाने के लिए और वहां से जो पैसा कमा रहे हो वो अपने घर वालों को यहाँ पे भारत में भेजते हो, तो उसे कहते हैं विदेशी प्रेक्षण, रेमिटेंस। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने यही बताया है कि विदेशों से अपने देश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने
मैक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया और अब खुद टॉप पे आ गया है। फर्स्ट पे आ गया इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको और थर्ड पे चाइना है। 2021 में अगर बात करते हैं तो भारत को 89 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेमिटेंस मिला है, जो कि 2020 की तुलना में 8% ज़्यादा है। 2020 में तो ये 82.73 बिलियन डॉलर था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें भारत की रैंक क्या है? 150 है। टॉप पे नॉर्वे है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 136 नंबर पर है। टॉप पे उसमें फिनलैंड है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, और ये अभी फरवरी में ही आया था इंडेक्स, उसमें भारत 46 नंबर पर है और टॉप पे नॉर्वे है। और इसी तरह से भ्रष्टाचार सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 आया था, ये भी फरवरी में आया था। अभी इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था, इसमें भारत 85 नंबर पे था। तो ये भी कुछ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन होने की संभावना है? तो आंसर होगा 73.9 मिलियन। तो इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 और इसे कौन जारी करता है? IFPRI, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% तक बढ़ सकता है और खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है। और 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाने की आशंका है। लेकिन अगर इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बढ़कर 90.6 मिलियन हो जाएगी। अच्छा, भुखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स जो आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101। और अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन से रिपोर्ट को जारी करना? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी थॉमस कप 2022 किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। पहली बार भारत ने जीता है। किसको हराया? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा करे तो इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर में अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर करना और वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करना। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए, साथ में चीज़ों को रिवाइज कराएं। अच्छा भी लगता है, मेहनत भी लगती है। और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर रहे हैं आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। और आप जानते हो वीकली वाले वीडियोस और मंथली वाले वीडियोस की क्विज तो आपको रेगुलर अपलोड हो रही है वहाँ पे। PDF कुछ टाइम का छूटा हुआ है, तो PDF भी आपको कुछ समय में, मुश्किल से 2-5 दिन में सारी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।